इंग्लैंड में एक चर्च है, नाम है चर्च ऑफ इंग्लैंड, लेकिन रिलीजन से ज्यादा इनका ध्यान अर्थ यानी मनी पर होता है। पूरी दुनिया में इनके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होते हैं। किस देश में कौन सी कंपनी चलेगी, कौन सा देश किस धंधे में आगे बढ़ेगा, पैसे और चर्च के नेटवर्क के दम पर ये उसके नीति नियंता, भाग्य विधाता के तौर पर काम करते हैं। और ऐसा ही कुछ इन्होंने भारत के साथ भी किया। इन्होंने उस कंपनी पर ताला जड़वा दिया जो देश का 40% कॉपर बनाती थी। भारत जो लाखों टन कॉपर दुनिया में बेचता था, एक झटके में उसे निर्यातक से आयातक बना दिया गया। और इसके लिए उन्होंने गरीब कन्वर्टेड क्रिश्चियन से लेकर के अमीर राहुल गांधी तक का इस्तेमाल किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चर्च, ईसाई संगठन और वामपंथी लिबरल के महा कॉकटेल ने कैसे फलती फूलती इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। इस कहानी का एक सिरा आज से जुड़ता है। एक खबर आई है, खबर यह कि गुजरात अब देश भर की कॉपर की जरूरतें पूरी करने के लिए तैयार हो चुका है। वो अब देश का सबसे बड़ा कॉपर हब बन चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि अडानी और हिंडाल्को की फैक्ट्री से निकला कॉपर अब देश भर की डिमांड पूरी कर रहा है। लेकिन सवाल यह कि किसी स्टेट का कोई ऑर्डिनरी सा मेटल प्रोड्यूस करना इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? असल में मेटल प्रोडक्शन मुद्दा है ही नहीं, इसके पीछे की जो कहानी है वो बड़ा मुद्दा है। और गुजरात इस कहानी में कैसे आया, इसे समझना होगा। हमें समझना है तो हमें 7 साल पीछे जाना होगा। तमिलनाडु राज्य में एक शहर है तूतीकोरिन। इंडस्ट्री के मामले में समृद्ध ये शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ है, यानी कोस्टल इंडस्ट्रियल एरिया है। और यहां पर दर्जनों एकड़ में फैला है एक प्लांट या एक फैक्ट्री। इसका नाम है स्टरलाइट कॉपर प्लांट। आजकल इस पर ताला लटका करता है। क्यों? क्योंकि 2018 में इसे बंद कर दिया गया, या यूं कहें कि बंद करवा दिया गया। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि अच्छा खासा चलता फिरता प्लांट बंद क्यों हुआ, और यह प्लांट ऐसा क्या करता था जो इसे बंद कर दिया गया? इसका जवाब है चर्च, प्रोपेगेंडा और फर्जी दावे। स्टरलाइट के खिलाफ पूर्व नियोजित प्रोपेगेंडा चलाया गया कि यह बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। दावे हुए कि इस प्लांट के चलते आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है और आगे चल के इससे और ज्यादा परेशानियां बढ़ सकती हैं। यह सब कुछ तब हुआ जब इस प्लांट के एक्सपेंशन की बात चल रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख बताता है कि जब यह प्लांट बंद हुआ तब 4 लाख टन कॉपर हर साल प्रोड्यूस करता था और भारत की लगभग 40% कॉपर की डिमांड अकेले यही प्लांट पूरा करता था। आने वाले दिनों में इसको डबल करके 8 लाख टन प्रति साल ले जाने का प्लान था। और इसके बाद भारत कॉपर के मामले में आत्मनिर्भर तो होता ही, शायद हम दुनिया के एक बड़े एक्सपोर्टर भी बन सकते थे। खैर, बात हो रही थी इसके बंद होने की। तो ये प्लांट बंद क्यों हुआ? बंद इसलिए हुआ क्योंकि इसके खिलाफ दुष्प्रचार हुआ। और सोचकर देखिए इस दुष्प्रचार के पीछे कौन था। इसके पीछे की सबसे बड़ी पार्टी था चर्च ऑफ इंग्लैंड और अन्य छद्म ईसाई संगठन। इंग्लैंड का चर्च हो या तूतीकोरिन का ईसाई संगठन या फिर चर्च ऑफ साउथ इंडिया संगठन या फिर पादरी मोहन लजारस, सब ने मिलकर इसके खिलाफ खूब प्रोपेगेंडा चलाया। यहां तक कि संडे यानी ईसाइयों के लिए प्रार्थना का दिन भी स्टरलाइट के विरोध का दिन डिक्लेयर हो गया। पादरियों ने कहीं पर मार्च निकाले तो कहीं यूट्यूब पर लाइव किए कि स्टरलाइट को तो बंद ही होना होगा। यहां तक झूठ फैलाया गया कि गुजरात अपने हिस्से में प्रदूषण नहीं झेलना चाहता था, इसलिए तमिलनाडु के हिस्से यह प्लांट आया था, जबकि ऐसी कोई जानकारी या सूचना कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। यहां के लोगों को इतना भड़काया गया कि एक दिन भीड़ हिंसक हो गई। तमिलनाडु की पुलिस ने उस अनियंत्रित भीड़ पर फायरिंग कर दी और 13 लोग मारे गए। बस इसी दिन वेदांता कंपनी की एक फर्म स्टरलाइट पर संकट के बादल छा गए। अंत में तमिलनाडु सरकार ने 28 मई 2018 को स्टरलाइट बंद करने का आदेश दे दिया। चर्च और पादरियों के दबाव के चलते तमिलनाडु की सरकार 1998 में बनाया गया ये प्लांट नहीं बचा सकी। लेकिन इसमें चर्च ऑफ इंग्लैंड का रोल समझना है तो 2009 से समझना होगा। एक बात आपको यहां जानना जरूरी है कि वेदांता समूह में चर्च ऑफ इंग्लैंड का बड़ा इन्वेस्टमेंट था और उसी ने इसे बाद में बंद करवाया, जिसे आगे चलकर आप समझेंगे। तो ताला जड़ने की कहानी शुरू होती है 2009 में, जब प्रसिद्ध वामपंथी लेखिका अरुंधति रॉय के द्वारा उड़ीसा में होने वाली एक बक्साइट माइनिंग के खिलाफ एक लेख लिखा गया और बताया गया कि इससे आदिवासियों का जीवन खराब हो जाएगा। यह माइनिंग भी वेदांता ही कर रही थी। भारत के पॉलिटिकल फ्रेम में तब राहुल गांधी चॉकलेटी बॉय से एंग्री यंग मैन की छवि गढ़ने की तरफ बढ़ रहे थे। भट्टा परसौल से लेकर बिल फाड़ने तक की घटना के लिए, एक्टिविज्म के लिए वो 24 गुणा 7 तैयार रहते थे।
तो गांधी परिवार के इकलौते सुयोग्य वारिस राहुल गांधी ने भी आदिवासियों के कथित अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत इस विरोध का समर्थन कर दिया। इसी समय पर केंद्र सरकार गांधी परिवार ही चला रहा था। यह घटना सीधे तौर पर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी थी, लेकिन जब चर्च का दबाव आता है तो पैर का कुल्हाड़ी हो या छाती पर तेजाब, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके तुरंत बाद साल 2010 में वेदांता ग्रुप की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बाहर लंदन में एक ब्रिटिश एनजीओ सर्वाइवल इंटरनेशनल के द्वारा एक क्रिएटिव अंदाज में प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें उन्होंने अवतार फिल्म के अंदाज में भारतीय आदिवासियों को दिखाया और वेदांता और उसके कारखानों को उसमें विलेन के तौर पर दिखाया गया। इसी बात को आधार मानकर चर्च ऑफ इंग्लैंड ने वेदांता समूह में अपनी हिस्सेदारी खत्म कर दी। चर्च ऑफ इंग्लैंड के हाथ पीछे खींचने की बात जो थी वो तो बहाना था। दरअसल बात यह थी कि वो लोग भारत को कॉपर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं होने देना चाहते थे। ये बात वेदांता के सीईओ अनिल अग्रवाल ने खुद कही थी। जब चर्च ऑफ इंग्लैंड के इस प्रहार से भी स्टरलाइट पर ताला नहीं पड़ा तो ईसाई संगठन और चर्च एक्टिव हो गए, और वही हुआ जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। और थोड़ी देर में 2018 में भारत का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट बंद करवा दिया गया। तमिलनाडु के गवर्नर रहे आर.एन. रवि ने तो बाद में साफ कर दिया कि 2018 में जो एंटी स्टरलाइट प्रदर्शन हुए वो विदेशी फंड्स के जरिए हुए थे। लेकिन तमिलनाडु में प्रेशर ऐसा था कि न्यायपालिका से भी कोई सहायता नहीं मिली और अंत में रोज टनों कॉपर उगलने वाला यह प्लांट लोहे के सुनसान शहर में तब्दील हो गया। और आप जानते हैं इस प्लांट के बंद होने से क्या हुआ? इस प्लांट के बंद होने से भारत कॉपर के टॉप 5 निर्यातक से बाहर होकर एक बड़ा आयातक बन गया। भारत का कॉपर कैथोड का निर्यात इस प्लांट के बंद होने के चलते 70% गिर गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार रिफाइंड तांबे का आयात 2017 से 18 में 44,245 टन था। प्लांट बंद होते ही ये 2018-19 में 92,290 टन हो गया। इसी दौरान निर्यात 3.78 लाख टन से घटकर 47,000 टन ही रह गया। इससे दो नुकसान हुए। एक तो हमें तांबा बेचने से मिलने वाले डॉलर बंद हुए और दूसरा हम तांबे के लिए बाहर के देशों पर डिपेंडेंट होते गए। नुकसान सिर्फ डॉलर्स का नहीं हुआ बल्कि लगभग 30,000 नौकरियां भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर चली गई। कभी जो लोग चर्च के झंडे तले इस फैक्ट्री के बंद होने के लिए रैलियां निकाल रहे थे, वही कुछ वर्षों में इसको दोबारा खोलने के लिए पोस्टर बैनर लेकर उतर भी गए। अखबारों तक में विज्ञापन दिए गए। आपको कुछ याद आ रहा होगा, ऐसा ही केस आपने नैनो के सिंगूर प्लांट के मामले में सुना था। ठीक वैसा ही यहां पर हुआ। खैर, हम इस प्लांट के बंद होने के चलते हुए नुकसान की बात कर रहे थे। इस प्लांट बंद होने का सीधा फायदा चीन को मिला। चीन को एक तरफ से खुला बाजार मिला जहां उसने अब कॉपर एक्सपोर्ट के लिए कोई कंपटीशन नहीं करना था। इसके अलावा उसे भारत जैसा बड़ा कस्टमर भी मिला। नुकसान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। इस प्लांट के बंद होने की टाइमिंग ने हमारी निर्भरता को और बढ़ाया। 2018 में जब ये प्लांट बंद हुआ, इस समय ही भारत समेत पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट बढ़ रहा था। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बड़ी मात्रा में कॉपर काम आता है। औसतन एक इलेक्ट्रिक कार में 60 से 80 किलो तक के कॉपर की जरूरत पड़ती है। इस फैक्ट्री के बंद होने से ईवी इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई और उसके लिए कॉपर उतना सुलभ नहीं रह गया। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि चर्च ने एक फलती फूलती इंडस्ट्री को निशाना बनाया। चर्च और ईसाई संगठनों ने इतना बड़ा आर्थिक अपराध क्यों किया और उनका इसके पीछे क्या उद्देश्य था, इसका जवाब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इन सभी साजिशों के आगे भारत ने हमेशा लड़ाई लड़ी है और विजय पाई है। इसी कड़ी में नई खबर इस पूरी कहानी से जुड़ती है। भारत में बढ़ती कॉपर डिमांड देखकर अडानी समूह ने इसमें घुसने का निर्णय किया। इसके लिए उन्होंने 2021 में कच्छ कॉपर नाम की एक नई कंपनी बनाई। अडानी समूह ने गुजरात में कच्छ में 10 लाख टन प्रतिवर्ष कॉपर बनाने वाला एक प्लांट फरवरी 2024 में चालू कर दिया है। अभी इसमें 5 लाख टन कॉपर हर साल बनता है। 2029 तक यह पूरी कैपेसिटी पर काम करने लगेगा और 10 लाख टन प्रतिवर्ष कॉपर बनने लगेगा। इसके अलावा गुजरात में चल रहा हिंडल्को का कॉपर प्लांट भी भारत की बढ़ती जरूरतों के लिए तारणहार की तरह बनकर आया है। ऐसे में गुजरात अब भारत का कॉपर हब बन गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि यहां हिंडल्को का 2.5 लाख टन वाला प्लांट अडानी के साथ मिलकर भारत की कॉपर की जरूरतों को पूरा कर रहा है। गुजरात के इन प्लांट्स के बाहर न चर्च के झंडों के तले विरोध होता है, न ही ट्रेड यूनियन बंद बुलाती है। दोनों राज्यों में इस क्रिटिकल इंडस्ट्री को लेकर क्या रवैया अपनाया गया, वो दिखाता है कि दोनों के मॉडल में क्या फर्क है। ये दिखाता है कि द्रविड़ मॉडल बनाम गुजरात मॉडल की राजनीति में कौन अंतिम विजेता बन रहा है और चर्च जैसी विदेशी संस्थाओं की गुलामी कैसे पूरी व्यवस्था को पंगु बना सकती है।